ओके, तो स्पेसिफिक स्किल्स से अब हमने स्टार्ट करना है। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि अच्छा साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको तीन तरीके की स्किल्स होनी आपके अंदर जरूरी है। जनरल स्किल, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स और स्पेसिफिक स्किल्स। अब जनरल स्किल्स हमने ऑलरेडी बात कर ली, आपकी इंटेलेक्चुअल और पर्सनल स्किल्स होती हैं, है ना। इसमें इंटरपर्सनल स्किल्स, कॉग्निटिव एबिलिटीज, अफेक्टिव मतलब इमोशन को कंट्रोल करना आना, इमोशन वाली स्किल्स सारी, पर्सनालिटी, एटीट्यूड, एक्सप्रेसिव, रिफ्लेक्टिव और पर्सनल, ये सारी स्किल्स आपकी आती हैं। इनमें से ऑब्वियसली क्वेश्चंस बन सकते हैं। किसी भी एक स्किल का आपको एग्जांपल दे दिया जाएगा कि कोई पर्सन उस तरीके से कंट्रोल कर रहा है, फॉर एग्जांपल अपने इमोशंस को, या इमोशनल लेवल पर, मतलब कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का आपको दिया जा सकता है जिसमें एग्जांपल्स होंगे और आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी स्किल है। तो इसलिए सारी स्किल्स का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए। अदर देन दिस ऑब्जर्वेशनल स्किल्स हैं, तो ऑब्जर्व करना क्या होता है, ऑब्जर्वेशन कितने टाइप की होती है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या कॉन्स हैं, यहाँ सबसे आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सब कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब स्पेसिफिक स्किल्स पर हमने बात करनी है। सो व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पर स्पेसिफिक स्किल्स आपकी लिखी है कि स्पेसिफिक आपने जो फील्ड चूज करनी है उसके हिसाब से बेसिकली स्पेसिफिकली इस फील्ड के लिए साइकोलॉजी में अगर आप आगे जाना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये चार तरीके की स्किल्स का होना जरूरी है। कम्युनिकेशन, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, इंटरव्यू और काउंसलिंग। इन सब में से, इन चारों में से व्हाट डू यू थिंक, एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए एक इंसान के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, मतलब इसको भी अगर हम प्रायोरिटी वाइज देखें तो व्हाट डू यू गेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट किसको बोले, तो बताओ। यस, इधर से बताओ। यस, करण या ठीक है, लारन है, बोलो। सर कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, मतलब सबका तुम्हारा आंसर कॉमन ही है ना, कम्युनिकेशन स्किल, और यही है भी सही जवाब। व्हाई, ये ऐसा क्यों है? क्योंकि साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। वी आर नॉट इन द मेडिसिन फील्ड, हम साइकेट्री में तो है नहीं जो हम किसी को मेडिसिन दे देंगे कि भाई तेरे अंदर स्किज़ोफ्रेनिया है तो डोपामिन कम, सॉरी डोपामिन ज्यादा तो डोपामिन हम आपका कम कर देते हैं, मेडिसिन ले लो एंटीसाइकोटिक ड्रग और आपका डोपामिन ठीक हो जाएगा। ये हम नहीं कर सकते हैं। हमने क्या करना है, टॉक थेरेपी देनी है। हमने लोगों से बात ही करनी है, हमें लैंग्वेज में ही स्ट्रांग होना पड़ेगा। अभी अगेन उसी साइकोलॉजिस्ट ने जिनसे मैंने अभी सीखा है ना, दीक्षा मैम ने बहुत मतलब एम्फसाइज किया था हर सेशन में, उन्होंने हमें एक चीज सिखाने पे फोकस करा था कि वर्ड्स की बहुत ज्यादा पावर है। वर्ड्स कैन हील यू इफ वर्ड्स कैन गिव्स वुंड्स टू यू, मतलब ऐसा कुछ उन्होंने बोला था, मैं उसका मजा खराब कर दिया। उन्होंने कुछ बहुत बढ़िया राइम से बना के ऐसा बोला था कि शब्द ही वो चीज है जो आपको वुंड्स देते हैं, जो आपको मतलब तकलीफ देते हैं, तो वो शब्द ही है जो आपको ठीक भी कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी मतलब डीप चीज बात है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड बनता है वो रिपीटेशन से बनता है, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स जो हम अपने आप से कम्युनिकेट करते हैं, जिस तरीके की लैंग्वेज का हम यूज करते हैं, राइट। वो भी एक तरीके की कम्युनिकेशन होती है जिसको हम अभी पढ़ेंगे, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। जो हम वो कम्युनिकेशन करते हैं उसी से हमारा सबकॉन्शियस माइंड बन जाता है, और हमारा वो सबकॉन्शियस माइंड ही हमारी लाइफ को ज्यादातर कंट्रोल कर रहा होता है रेदर देन आवर कॉन्शियस माइंड। ये बात सिगमंड फ्राइड ने आपको ऑलरेडी बता रखी है कि आपका कॉन्शियस माइंड तो थोड़ा सा है, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड ही है जो ज्यादातर आपकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, राइट। ये बनता ही कम्युनिकेशन से, वो बनता ही लैंग्वेज से, वर्डिंग से। तो लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल जो एक साइकोलॉजिस्ट को आनी चाहिए। दिस इज नॉट कि इंग्लिश बोलने आना या हिंदी बोलने आना, कम्युनिकेशन इज मच मोर देन दैट, जो हम अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग स्किल, ये वही है जो आपको समझ आ रहा है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, कि आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट करने आने चाहिए। इंटरव्यू स्किल, आपको इंटरव्यू लेना आना चाहिए, तो इंटरव्यू के बारे में डिटेल में यहाँ पर बताया गया। फिर काउंसलिंग स्किल, कि आपको काउंसलिंग भी करनी आनी चाहिए। इन सब स्किल्स को एक एक करके समझना स्टार्ट करते हैं, बस इतना से ही आगे फर्दर ये आपका चैप्टर है, और कुछ खास इसमें है नहीं, यही बेसिक स्किल्स को डिटेल में आपने बस समझना है। तो आज हम कोशिश करेंगे इसको हम खत्म कर सकते, ठीक है। नाउ व्हाट इज कम्युनिकेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, कम्युनिकेशन की परफेक्ट डेफिनेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। मैंने बहुत इसकी तारीफें करी है लास्ट क्लासेस में भी, बाकी सारी चीजें एक तरफ और कम्युनिकेशन के ये चैप्टर का पार्ट एक तरफ। सो व्हाट इज कम्युनिकेशन? It is defined as a conscious, unconscious, intentional, unintentional process in which feelings, ideas expressed as verbally or non-verbal messages that are sent, received and comprehended. इसका क्या मतलब हुआ कि कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी चीज है, ठीक है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें या तो हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली
इंटेंशनली या अनइंटेंशनली अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज को या तो वर्बल या नॉन वर्बल तरीके से भेजते हैं, और एक पर्सन उसे रिसीव करता है और रिसीव करके उसको एक अपना मीनिंग असाइन करता है। बेसिक डिफाइन आपने कम्युनिकेशन की शायद और किसी सब्जेक्ट में अगर कभी पढ़ी हो, तो क्या होती है उसमें तीन मेन चीजें आती है, सेंडर, चैनल जिसके थ्रू हम भेजते हैं, और रिसीवर, है ना। सेंड किया, एक माध्यम के थ्रू उसको भेजा, और अगले ने रिसीव कर लिया। कम्युनिकेशन इज मच मोर देन दैट। कम्युनिकेशन एक डायनेमिक प्रोसेस है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब हमारे कम्युनिकेशन के, इसको देखो, ये डायनेमिक प्रोसेस होती है, मतलब ये तो उसकी डिफाइन आ गई ऊपर जो हमने पढ़ी, है ना, वो इजी डिफाइन है। उसके बाद डायनेमिक प्रोसेस होती है ये। व्हाई वी यूज द टर्म डायनेमिक, बिकॉज इट इज ऑलवेज चेंजिंग, मतलब हमारी कम्युनिकेशन हमेशा बदलती रहती है। अभी मैं आपसे जिस फ्लो में बात कर रहा हूं, लेट्स से आशिका उठ के सडनली बाहर चले जाए मेरे बोलते बोलते, ये दोबारा आके बैठ जाए और मतलब ऐसे एटीट्यूड में बैठ जाए और मुझे बोले कि यार जाना क्या बोल रहा है, और मैं फोन में बात कर लग जाए, मतलब ये इस तरीके का एटीट्यूड अगर मेरे को शो करती है, तो अभी मैं बहुत पोलाइटली, बहुत आराम से बात कर रहा हूँ, क्या मेरे कम्युनिकेशन ऐसे ही रहेगा इसके रिएक्शन के बाद? ऑब्वियसली नहीं, फिर मेरा कम्युनिकेशन बदल जाएगा, भाई क्या कर रही है, चलो बाहर, मतलब मेरा कम्युनिकेशन बदल जाएगा, है ना। ये डायनेमिक है, हमारा कम्युनिकेशन कभी भी सेम पेज पे सेम तरीके से चलता ही नहीं है, इसलिए ऑब्वियसली कम्युनिकेशन इज द मोस्ट डायनेमिक थिंग, राइट, ये हमेशा बदलती रहती है। दूसरा, ये कॉन्टिन्यूअस है। वाई वी आर सेइंग कि इट इज कॉन्टिन्यूअस, इट नेवर स्टॉप्स। एनीवन, क्या रीजन हो सकता है बताओ? क्या ऐसा है कि हम कभी किसी से बात ही नहीं करते, मतलब कभी चुप ही नहीं होते हैं, या हमेशा ही किसी से कुछ बोल ही जा रहे हैं, मतलब तो हम ये क्यों बोल रहे हैं कि हमेशा कंटिन्यूअस है? मतलब अगर हम इससे बात करें तो खुद से भी बातें करते हैं, कभी शांत नहीं बैठते, हमारा माइंड जो है वो कभी भी शांत नहीं होता। अगर हम किसी सामने अपने बंदे से बात नहीं कर रहे तो माइंड से खुद से ही बातें करते हैं, तो it never stops। एग्जैक्टली ये जो अभी शिवानी ने बोला, इसकी आवाज आई है ऑनलाइन मोड में, सुनाई दे रहा है या नहीं? यस। सर प्रॉपरली नहीं सुनाई दिया, मतलब थोड़ा थोड़ा सुनाई दिया। ठीक है, बेसिकली उसने क्या बोला, बहुत अच्छा आंसर दिया, इसका स्पेसिफिक आंसर यही है, और इसी तरीके की कम्युनिकेशन को हम इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन ऐसी कम्युनिकेशन होती है जो हम खुद से करते हैं, एक इंसान खुद से सेल्फ टॉक करता है, और वो हमेशा चलती रहती है, चाहे आप सो रहे हो तब भी, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड वो काम कर रहा होता है। तो you never stop talking. Either you will talk to your friend, your family member, मतलब people around you, or you will talk to yourself. तो इसी वजह से हम उसको कंटिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं कि इट नेवर स्टॉप्स, इट इज एवर गोइंग प्रोसेस, कम्युनिकेशन इज एन एवर गोइंग प्रोसेस। क्यों? रीजन है आपका इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कम्युनिकेशन क्यों कंटिन्यूअस बोली जाती है, उसका एक ही रीजन है कि उसमें इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन भी आती है, जो हम अपने आप से बातें करते रहते हैं, हमारा दिमाग कभी भी चुप रहता ही नहीं है, वो इसलिए बना ही नहीं। ठीक है, दूसरी चीज, मतलब उसके आगे तीसरा पॉइंट, इट इज इरिवर्सिबल। ये तो हमने मतलब सुना ही है ना, एक बार जो शब्द मुंह से निकल गया वो वापस नहीं आ सकता, तभी बोला जाता है कि हमें सोच समझ के बोलना चाहिए। ये माना जाता है कि एक तलवार से ज्यादा शार्प हमारे शब्द हो सकते हैं, राइट, क्योंकि तलवार का दिया घाव फिर भी भर सकता है, शब्दों वाला घाव नहीं भरता है ना। नहीं, शायर नहीं बन रहा मैंने, फिर क्या है? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है यार, ये तो शब्दों के लॉजिक। जख्म ज्यादा है। हाँ, अरे वाह, देखा, इसने हमारी शायरी, मैंने थोड़ी, शब्दों के जख्म ज्यादा गहरे होते हैं, है ना, तलवार से डर नहीं लगता साहब, शब्दों से लगता है ना। तो मतलब कि ऑब्वियसली वो इरिवर्सिबल है, आपने एक बार गलती से किसी को कुछ बोल दिया, वो वापस नहीं आ सकता, है ना। जैसे कई बार नेट से मम्मी पापा, अच्छा कोर स्कीमा कैसे बनता है, एरन बेक की थ्योरी पे चलते हैं, कोर स्कीमा बनता है, हम, मैंने आपको क्लास में एग्जांपल भी दिया था कि लेट से मम्मी पापा आपस में बात कर रहे हैं, मम्मी पापा आपस में फ्रस्ट्रेटेड हो रखे हैं बिल्कुल, और वो कह रहे हैं यार बच्चा होने के बाद हमारी इतनी लड़ाइयां बढ़ गई हैं, ये है वो है, और वही बच्चा बेचारा सामने घूम रहा है, और सुनते सुनते उसने देख लिया कि भाई यही है यार, इसकी वजह से लड़ाई हो, तो कितने यार दिमाग बहुत खराब है, चल तेरे चक्कर में हमारा रिलेशन खराब हो गया। तो ये अगर उसने सुन लिया, अगर उसके कानों में ये बात चली गई, तो वो दोबारा से रिपीट, मतलब ठीक नहीं हो सकती, वो इरिवर्सिबल है। यू कांट से कि अरे हम तो मजाक कर रहे थे, बच्चा पागल नहीं है ना, बच्चा है वो, पागल थोड़ी है कि इसको समझ नहीं आएगा, तो मतलब ऑब्वियसली वो इरिवर्सिबल है, चेंज नहीं हो सकती, एक बार जो शब्द मुंह से निकल गए, यू कांट गेट देम बैक। देन ये इंटरेक्टिव है, मतलब कि
एक्शन और रिएक्शन की साइकिल को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस चला करती थी तो वो कम्युनिकेशन पूरी होती ही नहीं थी। हाँ, गेट बंद कर दो, शोर आ रहा है। हाँ, तो कम्युनिकेशन हमेशा इंटरेक्टिव होती है। ये एक्शन रिएक्शन की पूरी साइकिल को बोला जाता है। इसमें अंदर सेंडर से लेके रिसीवर तक पूरा प्रोसेस कम्युनिकेशन के अंदर आता है। अगर मैं एक तरफा बोल रहा हूं तो वो स्पीकिंग होता है, वो कम्युनिकेशन नहीं होता। तो जैसे ऑनलाइन क्लासेस में मोस्टली आप लोग किया करते थे मेरे साथ, है ना, कि मैं पूछी जा रहा हूँ और कोई जवाब नहीं दे रहा, डिफ्यूजन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा क्या ही उखाड़ लेगा है बंदा, नहीं बोलूंगा मैं, जा नहीं बोलूंगा, मतलब पता नहीं क्या है तुम लोगों का एटीट्यूड होता है ना। तो इफ यू विल डू दैट, तो दैट विल नॉट बी कम्युनिकेशन, दैट इज जस्ट स्पीकिंग, कि एक बंदा पागल मुझे बोली जा रहा है, ठीक है ना, पर उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो मेरी पीस मिल गई, तो मैं नहीं बोलना मत बोलो, नहीं समझना मत समझो, है ना। बट बेसिक आइडिया ये है कि वहां पर इंटरेक्टिव चीज नहीं है तो वो कम्युनिकेशन होगी ही नहीं, उसको हम सिर्फ स्पीकिंग बोलेंगे। बट कम्युनिकेशन होती है जब आप आगे से रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आप अपना फीडबैक दे रहे हो, हाँ भाई समझ आया नहीं आया, दिस इज प्रॉपर कम्युनिकेशन, राइट। सो डायनेमिक है, कंटिन्यूअस है, इरिवर्सिबल है, इंटरेक्टिव है। ये इसके चार करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके चार फीचर है। एमसीक्यू में ऑब्वियसली पूछे जा सकते हैं, तो इसको आपने याद करना है, और कम्युनिकेशन की डिफाइन भी तुम्हें पता होनी चाहिए। तो ये दो चीजें क्लियर है, इसकी डिफाइन और उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, एवरीवन। अब मैं स्पीकिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तुमसे पूछ रहा हूँ। इन्होंने तो चलो बोल दिया, अब तो इनके पास ऑप्शन नहीं क्या है, मुंह तो सर हिला ही सकते हैं, है ना। हाँ ठीक है, करण ओके, हाँ मैं ओके, ठीक है। वेल, सो दिस इज सिंपली योर कम्युनिकेशन। इसकी डिफाइन कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, इंटेंशनल, अनइंटेंशनल, किसी भी तरीके से अपनी फीलिंग और इमोशन जब एक्सप्रेस होते हैं और दूसरा बंदा उसे रिसीव करता है और कॉम्प्रीहेंड करता है, तब कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। ऑल्सो मान लेते हैं, आगे अभी इसको पढ़ेंगे, मैंने कुछ बोला, मैंने कुछ मैसेज को सेंड किया, आशिका ने नेट से रिसीव कर लिया पर वो कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर पाई, तो भी वो कम्युनिकेशन पूरी नहीं हुई। चाचा की चाचा चौ, मैंने बोला, तुमने रिसीव किया, बट चाचा की चाचा चौ जो भी कुछ होता है तो इसका मतलब नहीं पता, है ना। So this is not communication. This is just speaking. I just sent a message. You just received that, but you are not able to comprehend it. तो हम उसको communication नहीं बोलेंगे, communication नहीं हुई है, right? चल, नाउ देन लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन पे हम आते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा टॉपिक, जो मैंने ऑलरेडी वैसे तुम्हें समझा ही दिया है। इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल और पब्लिक, तीन तरीके की कम्युनिकेशन हो सकती है। इंट्रा, जो खुद से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेटिंग विद योरसेल्फ। इंटर, दो लोगों के बीच की कम्युनिकेशन, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच की कम्युनिकेशन। जैसे अभी ये जो कम्युनिकेशन है हम इसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलेंगे। बट फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये क्लास लाइव कर दूं, है ना, और मतलब लाइव करने के बाद फिर ये assumption लेनी पड़ेगी कि वहां पर देख रहे हैं 1000 बच्चे, हाँ, ये भी हो सकता है लाइव करने के बावजूद भी एक आधा बच्चा देख रहा है, तो देन दैट विल बी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। पर हम मान लेते हैं कि चलो भाई, कितने 36-37 हजार, नहीं आई थिंक 39 के आसपास है सब्सक्राइबर बेस है, उनमें से गलती से 39 बच्चे तो देखेंगे ही, या चलो मान लेते हैं अच्छा सिनेरियो लेते हैं 100 बच्चे देख रहे हैं, तो दैट विल बी पब्लिक कम्युनिकेशन। मतलब एक स्पीकर है जो मैसेज को सेंड कर रहा है एक बड़ी ऑडियंस को, तो दिस विल बी योर पब्लिक कम्युनिकेशन। सिंपल इतना ही है, इसमें तो आपको समझने वाला है ना। इंट्रापर्सनल खुद से कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल दो लोगों के बीच की कम्युनिकेशन या दो से ज्यादा, मतलब एक छोटे ग्रुप की कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन जब एक सेंटर है, एक स्पीकर है और आगे बहुत ज्यादा बड़ी मासेस है, मतलब ऑडियंस है। नाउ कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं जी कम्युनिकेशन में, तो यहाँ पर दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक तरीके के लोगों को हम सेंडर बोलते हैं और दूसरों को हम रिसीवर बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर सेंडर हूं, आप यहाँ पर रिसीवर है। क्या किस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं? व्हेन वी कम्युनिकेट वी डू द थ्री थिंग्स: एनकोड, चैनल एंड डीकोड, जो मैंने बताया। ये बेसिक हर जगह पे समझाया जाता है तो कम्युनिकेशन में, आपने अपनी बेसिक किसी और सब्जेक्ट वगैरह में इसको पढ़ा होगा जरूर। कम्युनिकेशन, एनकोड, चैनल, डीकोड। एनकोड मतलब एक बंदा जो सिग्नल भेज रहा है, सेंडर हमेशा एनकोड करता है मैसेज को, मतलब सेंड करना, और एक चैनल के थ्रू, एक माध्यम के थ्रू वो भेजा जाता है। जैसे कि फिलहाल जो ऑनलाइन मोड में कम्युनिकेशन हो रही है, यहाँ पर चैनल क्या है? ये जो ईयरफोन मैंने लगा रखे हैं, है ना, या ये टेक्नोलॉजी बेसिकली जिसके थ्रू अभी हम बात कर रहे हैं। आप किसी फोन पे बात कर रहे हो दोस्त से, तो आपका वो चैनल क्या हो गया? लाइक वर्चुअल चैनल हो गया आपका, है ना। या फिर अभी ये जो फिजिकल चैनल इसको हम बोलते हैं कि फिजिकल चैनल में यहाँ पर कम्युनिकेशन हो रही है, सामने बैठे आप सुन रहे हो, तो आपका चैनल है। चैनल भी इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में। और देन आता है डी कोड। डी कोड मतलब जो आप उसका मीनिंग इंटरप्रेट करते हो।
यूजिंग प्राइमरी सिग्नल सिस्टम, मतलब कि आप उसको डिकोड करते हैं, उसको एक मीनिंग देते हैं, जो मैंने बोला आप उसको समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज थ्री सिंपल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, मोड्स नहीं, सॉरी, इसको हम कंपोनेंट बोल सकते हैं। दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, एनकोडिंग, चैनल और डिकोड। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पर मेन कंपोनेंट्स आते हैं कम्युनिकेशन के, कि कम्युनिकेशन के कितने एस्पेक्ट्स हैं। नाउ इट कैन बी कंपोनेंट्स, इट कैन बी एस्पेक्ट्स, राइट, इट कैन बी द सब पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। आपने बेसिक आइडिया याद रखना है, समझना है कि कम्युनिकेशन क्या होती है। अब यहां पर देखो, इतना डिटेल में और कहीं भी आपको कम्युनिकेशन कभी समझाई जा ही नहीं सकती। सी, कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है स्पीकिंग से। जब कोई बोलता है वहां से कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, जब कोई बोल ही नहीं रहा तो कम्युनिकेशन ही नहीं होगी ना। एक पर्सन बोल रहा है, एनकोड कर रहा है, तो हमेशा एनकोडिंग से कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है। स्पीकिंग की डिफाइन क्या है? विद द यूज ऑफ लैंग्वेज, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विद इन द कॉन्टेक्स्ट, स्लैंग, एक्सप्रेशन एंड जार्गन्स। ये सब अब टेक्निकल टर्म्स है जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, अलग से नोट्स में मैंने आपके लिए मेंशन कर दिए हैं। ये मेन पॉइंट्स तुमने ध्यान रखने हैं, बाकी तो बेसिक है। स्पीकिंग मतलब जब हम किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके बोलते हैं, उसको हम स्पीकिंग कहते हैं। अभी मैं हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके बोल रहा हूं, तो ये बाइलिंगुअल वे ऑफ स्पीकिंग है। मैं लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, दिस इज स्पीकिंग। बट इसकी कुछ फीचर्स है। स्पीकिंग के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होना जरूरी है। अगर मैं कुछ ऐसा बोलता रहूं जो आप समझ ही नहीं पा रहे हो, तो दैट विल नॉट बी इवन स्पीकिंग, वहां पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। मतलब दैट विल बी स्पीकिंग बट दैट वोंट बी इफेक्टिव स्पीकिंग। स्पीकिंग अच्छी तभी मानी जाती है जब उसके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, जब वो एक कॉन्टेक्स्ट में करी जाए। ये बातें हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम साइकोलॉजिस्ट को पढ़ा रहे हैं। ये चैप्टर, ये बुक ये मान रही है कि तुम आने वाले साइकोलॉजिस्ट हो, ये सोच के पढ़ा रही है। मतलब हो सकता है बुक की गलतफहमी है, पर फिर भी, है ना, कि क्या पता आपने से किसी ने जाना हो और बन जाओ अच्छे कोई साइकोलॉजिस्ट। तो आपको ये समझाया जा रहा है कि आपने अगर आगे चल के कम्युनिकेट करना है किसी से, तो आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखनी है। आप जो बोल रहे हो दूसरे को समझ आ रहा है, उसका ध्यान आपने रखना है। फिर कॉन्टेक्स्ट के बीच में बात होनी चाहिए। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस स्पीकिंग का एक मकसद है। मैं यहाँ पर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात पे चले जाऊं, यार वो हनी सिंह का गाना आया, वो सुना तुमने? अरे वाह क्या बढ़िया है यार, मैं आधी क्लास इसी खत्म कर दूं। दैट वोंट बी विद इन द कॉन्टेक्स्ट, वो अच्छा नहीं होगा। जो ज्यादातर हिंदी वाली मैडम करा करती थी स्कूल में, है ना। सही में कई बार ऐसा होता था, वो मटर लेके आ गई मैडम और वो बोल रही है कि हाँ भाई यार हमारे बच्चे ने ऐसा किया। हमारी संस्कृत वाली मैडम काफी ऐसा करती थी, एसएसटी वाली भी करती थी, अपने बच्चे की कहानियां बताती थी। तो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्पीकिंग है, हमें उसका कोई मतलब ही नहीं। और देन स्पीकिंग के अंदर स्लैंग्स, एक्सप्रेशंस और जार्गन्स, ये तीन टेक्निकल टर्म आते हैं। मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि जार्गन क्या होते हैं जी, स्लैंग क्या होते हैं। स्लैंग आप ही बताओ, बताओ व्हाट इज स्लैंग? अरे जेनजी स्लैंग पता ही हो तुम्हें? तो नहीं बता, स्लैंग नहीं पता तुम्हें? एनीवन, स्लैंग किसे बोलते हैं? कुछ पर्टिकुलर टर्म्स जो हम बोलते हैं। हाँ, नॉट स्टाइल ऑफ स्पीकिंग तो नहीं, बट हाँ पर्टिकुलर टर्म्स, जैसे कि स्लैंग लैंग्वेज, जैसे मतलब बहुत सी चीजें हो सकती हैं। यूजुअली फ्रेंड्स के आगे यूज करते हैं। हाँ, तो जैसे कोई एग्जांपल दो। एग्जाम्पल तो वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा सर, क्योंकि वो हम अरे करते हैं। क्या क्या मतलब अप्रोप्रिएट होगा? मतलब मैं असभ्य बात बोलने को थोड़ी बोल रहा हूँ। नहीं होती ना, सिर्फ फ्रेंड्स के आगे यूज होते हैं। अच्छा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं जरूरी है क्या कोई सारी गलती स्लैंग हो? ये तो तुम्हें अलग ही स्लैंग पता है फिर भैया। मतलब लोल कैन ऑल्सो बी अ स्लैंग, है ना। लोल, हा 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 लोल, कुछ भी, मतलब स्लैंग लैंग्वेज जो कोई, हाँ शॉर्ट फॉर्म हो गई, या मतलब कोई भी जो हम स्लैंग यूज कर रहे हैं शॉर्ट में, है ना, किसी भी चीज को बोलने के लिए। वैसे सही कह रही है लारान्या, ज्यादातर असभ्य वाले ही मन में आ रहे हैं, तो मतलब है ना, मतलब आप समझ सकते हो, है ना, जो हम दोस्तों के साथ यूज कर रहे हैं। एक इनफॉर्मल टाइप की कम्युनिकेशन में जो हम यूज करते हैं नॉर्मल, उनको हम स्लैंग्स बोलते हैं, राइट। जो हमारे स्लैंग लैंग्वेज बेसिकली हम यूज करते हैं, वो भी स्पीकिंग का एक पार्ट है। एक्सप्रेशन हमारे, देन हम कैसे यूज कर रहे हैं स्लैंग एक्सप्रेशन में से एक शब्द है, मतलब स्लैंग्स में जब बातें करते हैं, राइट। देन जार्गन, एक होता है स्लैंग, होता है एक होता है जार्गन। स्लैंग्स मतलब जो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में लोगों को समझ आते हैं,
कई दोस्तों ने अपने अलग ही स्लैंग्स बना रखे होते हैं, मतलब अलग ही वे ऑफ कम्युनिकेशन अपना बना रखा होता है। कुछ वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ उन्हीं को आपस में पता है ना, वो सब दैट इज सिंपली स्लैंग्स जो हम अपनी कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। जार्गन उससे बिल्कुल उल्टा होता है, जार्गन होता है टेक्निकल टर्म्स। जैसे मतलब जार्गन कैन बी, फॉर एग्जांपल हम सिंपली ये बोल रहे हैं कि भाई यार मेरे को गुस्सा आ रहा है, मेरी सिचुएशन ऐसी है इसलिए मुझे गुस्सा गुस्सा आया। इसका स्लैंग होगा यार मेरे साथ सिचुएशनिज्म हो रहा है ना, ये टेक्निकल टर्म है, सिचुएशनिज्म इज अ टेक्निकल टर्म। मैंने ये बोला कि यार ये बाकी लोग कर रहे हैं ना काम को, मैं क्यों करूं, इसको हम टेक्निकल टर्म में क्या बोल सकते हैं, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपीरियंस कर रहा हूं, राइट। ये सारे झुंड बन गए, एक झुंड एक तरफ एक्सट्रीम हो गया, ये लोग एक्सट्रीम डिसीजन ले रहे हैं, इसको हम टेक्निकल टर्म क्या होता है इसका, जब ग्रुप एक्सट्रीम डिसीजन लेता है, ग्रुप पोलराइजेशन, करेक्ट, दैट इज द जार्गन है, राइट। जार्गन का मतलब होता है फील्ड स्पेसिफिक टर्म्स। जैसे मैं तुम्हें बोलूं, एक पेशेंट के साथ जो इन्फॉर्मेंट था जी उसका नाम क्या है, इन्फॉर्मेंट क्या होता है, शायद तुम्हें बताया था मैंने, तो शायद तुम्हें बताओ, बताओ। हाँ, जो पेशेंट के साथ आता है, बट नॉर्मल लोगों को नहीं पता होगा, है ना, वो कहेंगे इन्फॉर्मेंट मतलब जिसने इन्फॉर्मेशन दी है पेशेंट की, नहीं, इन्फॉर्मेंट मतलब जो साथ है। अगर पेशेंट के साथ उसकी मम्मी आई है उसको हम इन्फॉर्मेंट बोलेंगे, राइट। एमएससी, लोग नॉर्मली बोलेंगे कि भाई इसका मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, बट नहीं, साइकोलॉजी में आप उसे बोलोगे एमएससी करना, उसका मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन किया है आपने, राइट। तो ये जार्गन्स होते हैं जो आपके टेक्निकल फील्ड फील्ड स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं, ये सब भी स्पीकिंग के अंदर आते हैं, दैट इज ऑल फॉर स्पीकिंग, ठीक है। थोड़ा जल्दी करते हैं, मैं बहुत ज्यादा एक ही पॉइंट पे अटक रहा हूँ आई गेस, थोड़ा पेस को फास्ट रखेंगे, लिसनिंग पे आते हैं। नाउ व्हाट इज लिसनिंग, इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है, ये तो यार करवाना पड़ेगा डिटेल में। अब जो नीचे फर्दर पॉइंट्स आपको सारे दिख रहे हैं ना, रिसेप्शन, अटेंशन, पैराफ्रेजिंग, असाइनमेंट ऑफ मीनिंग, रोल ऑफ कल्चर, ये सब कुछ लिसनिंग के का ही पार्ट है ना। मतलब कि लिसनिंग इतनी बड़ी प्रोसेस है और हमें लगता है साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, जस्ट लिसन ही तो करता है, बट लिसनिंग इज अ होल बिग एक्टिविटी इन इटसेल्फ। अब सबसे पहली चीज जो तुम्हें समझनी है वो ये है कि हियरिंग और लिसनिंग में फर्क है। हियरिंग इज ए बायोलॉजिकल नॉर्मल प्रोसेस। हियरिंग मतलब जस्ट आपका रिसेप्शन हो गया, है ना। हियरिंग का सिंपल मतलब होता है कि कानों तक आवाज पहुंच गई, दिस इज हियरिंग। लिसनिंग का मतलब होता है ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जब हम ये सब कुछ कर रहे होते हैं जो यहाँ पे नीचे मेंशन्ड है। लिसनिंग मतलब जब हम अटेंशन दे रहे हैं, लिसनिंग मतलब जब हमने रिसीव करी है इन्फॉर्मेशन अपनी इच्छा से, लिसनिंग मतलब जब हम चीजों को मतलब को समझ पाए हैं, हमने उसको एक मतलब असाइन किया है। लिसनिंग हम अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, और लिसनिंग में हम बॉडी लैंग्वेज को भी लिसन करते हैं, हम एक इंसान की बॉडी लैंग्वेज को भी पढ़ते हैं, नॉट जस्ट द वर्ड्स जो वो बोलता है। तो बेसिकली लिसनिंग में ये सब कुछ आता है। अब आपको लिसनिंग के लिए ये सब पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या है। अब एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि लिसनिंग इन्वॉल्व्स रिसेप्शन, अटेंशन, पैराफ्रेजिंग, डैश, रोल ऑफ कल्चर, एटसेट्रा। तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, यू विल चूज असाइनमेंट ऑफ मीनिंग रहेगा, तो असाइनमेंट ऑफ मीनिंग, ये सारे लिसनिंग के पार्ट हैं, आपको पता होने चाहिए, याद रखिए, ठीक है। नाउ सबसे पहला पार्ट, रीजनिंग कहां से स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट होती है रिसेप्शन से। व्हाट इज दिस रिसेप्शन, इट इन्वॉल्व्स स्पोकन, रिटन वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज। रिसेप्शन मतलब रिसीव करना। लिसनिंग का फर्स्ट स्टेप होता है रिसीव करना, जो हियरिंग में भी होता है, ठीक है। मतलब मैंने अभी बोला मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, रिसेप्शन। हम क्यों पूछते हैं, मैंने जब क्लास स्टार्ट करी या कोविड टाइम के बाद से डायलॉग बहुत फेमस हो गया है, एम आई ऑडिबल, है ना। टीचर आधा टाइम ये बोलता रहता है, हेलो हेलो एम आई ऑडिबल, और बच्चा कई बार अगर आंसर ना आ रहा हो तो हेलो सर सर यू आर नॉट ऑडिबल। ये क्या है, मतलब रिसेप्शन नहीं हो रहा। हम ये तो बताना चाह रहे हैं भाई लिसनिंग का पहला स्टेप नहीं हुआ, सुनना सुनाई नहीं दिया, दैट इज सिंपल रिसेप्शन। अब रिसेप्शन जब होता भी है तो भी, मान लेते हैं मैं यहाँ पर कुछ बोल रहा हूँ और तुम दोनों टिपिकल बैक बेंचर हो, वैसे मानने की क्या जरूरत है ना, और चलो मान लेते हैं कि अगर हो तो तुम पीछे बैठे अपनी आपस में बातें कर रहे हो और मैं कुछ बोल रहा हूँ और आशिका ने वहीं से अपना लंच निकाल लिया कि अरे लेना, अरे तो बोलता रहता है, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, ये तू खा। हाँ कल हुआ था ना वो, मैं यहाँ पे क्लास में बैठा हुआ, ये वो शेख से क्या लेके आई थी, नींबू पानी से लग रहा था, है ना। इतना सा बचा था, वो भी ऐसे से करके पी रहे थे जो। हाँ तो वो बेसिकली दैट दैट इज काइंड ऑफ द बिहेवियर, अगर तुम वो कर रहे हो और तब मैं कुछ बोल रहा हूँ और तुम्हें मेरी बात रिसीव तो हो गई, रिसेप्शन तो हो गया, स्टिल अगर अटेंशन नहीं दिया, कंसेंट्रेट नहीं किया, तो भी लिसनिंग पूरी नहीं होगी।
जैसा बैक बेंचर करते हैं। टीचर बोल रही होती है, कुछ समझा रही होती है, वो अपना अलग ही लगे हैं। ऐसे नहीं कानों में आवाज नहीं जा रही, हियरिंग हो रही है, रिसेप्शन हो रहा है, बट अटेंशन नहीं देते, तो उसको लिसनिंग नहीं माना जाए। लिसनिंग में अटेंशन देना जरूरी है। फिर पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग का क्या मतलब है? लिसनिंग में पैराफ्रेजिंग एक आता है कि आपको समराइज करना होता है, आपको पता होना चाहिए कि अगले बंदे ने जो बोला क्या वो मैं पैराफ्रेज कर पा रहा हूं, क्या मैं उसको समराइज कर पा रहा हूं। अगर आपने अटेंशन दी है तो आप उसे अपने मन में ही पैराफ्रेज करते हो कि अच्छा इसका मतलब ये है। मतलब आपका माइंड में वो पैराफ्रेजिंग साथ साथ चल रही होती है, आप उसको अपने शब्दों में समराइज कर रहे होते हो जो आपको समझ आ रहा है। फिर आप उसको जो समराइज करते हैं उसको एक मीनिंग असाइन करते हैं, असाइनमेंट ऑफ मीनिंग। दिस इज बेस्ड अपॉन द प्री डिटरमाइंड मेंटल कैटेगरीज। मतलब कि आपके मन में जो भी स्कीमा सेट है, जो भी इंफॉर्मेशन दिमाग में ऑलरेडी स्टोर होती है, उसके बेस पे आप सुनी गई चीज को एक मीनिंग असाइन करते हो। फॉर एग्जाम्पल, सेम जोक होता है बट किसी को हंसी आती है, किसी को हंसी नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमने उसको क्या मीनिंग दिया, वो मीनिंग पे फर्क पड़ता है ना। और ये बहुत जरूरी है। मतलब इससे तुम्हें ये समझ आएगा कि लिसनिंग कितना सब्जेक्टिव प्रोसीजर है। एक क्लास में एक टीचर सेम तरीके से इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहा होता है, कोई उसे ढंग से समझ जाता है, कोई उसको मीनिंग दे ही नहीं पाता, उसको समझ ही नहीं आया, वो ब्लैंक है, तो वहां पर असाइनमेंट ऑफ मीनिंग नहीं हुआ। राइट? मतलब कि हर अच्छा, एक मूवी है, मूवी सेम है, कोई उसको देख के ऑफेंड हो जाता है, कोई उसको देखकर इंस्पायर हो जाता है, कोई कहता है अबे बहुत बेकार है। तो ये क्या है? ये सिंपली आपकी लिसनिंग का पार्ट है, असाइनमेंट ऑफ मीनिंग, जो आप अपनी प्री डिटरमाइंड मेंटल कैटेगरी, मतलब की प्री डिटरमाइंड इंफॉर्मेशन जो भी आपके दिमाग में स्टोर है, उसके बेसिस पे आप मीनिंग देते हैं। इसी के साथ दूसरा पॉइंट रिलेट करता है रूल ऑफ कल्चर, कि हम अपने कल्चर के हिसाब से ही सुनते हैं। जैसे अगर लेट्स से मैं अभी कोई आपको एग्जांपल दूं, ठीक है, कोई भी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, ये अभी मैंने आपको कितनी बार एग्जांपल वो दिया है क्राउडिंग वगैरह में, कि हरिद्वार में जब मैं गया था गंगा आरती वगैरह के टाइम पर, वहां बहुत भीड़ भीड़ भड़कता था। मैंने लेट से वो आपको एग्जांपल दिया। आपकी कल्चर डेफिनेशन में वो चीज बहुत होली है, बहुत ही मतलब डिवाइनली है, और तुम अगर ऑफेंड हो जाओ कि भाई ऐसे कैसे बोल दिया, गंगा आरती के बारे में ऐसे बोल दिया, पकड़ लो इसको, है पीट दो इसको, तो हो सकता है ना। दिस इज सिंपली योर रूल ऑफ कल्चर, कि आप अपने कल्चर के थ्रू सुनते हो। जैसे कि एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूं, बेसिक इसका मतलब है कि जैसा भी हमारा कल्चर होता है, हमारी कल्चरल वैल्यूज होती हैं, हम उन कल्चरल वैल्यूज के थ्रू सुनते हैं। हमारा एक नजरिया ही चीजों के प्रति, हमारी कल्चरल वैल्यूज ऑलरेडी मतलब वो नजरिया बना चुकी होती है। कि आपका कल्चर कहीं ना कहीं बेसिकली ये भी डिटरमाइन करवाता है कि आप चीजों को सुनोगे कैसे। जैसे आप उसे लिसन करोगे, जैसे आप उसे रिसीव करोगे, जैसे आप उसका टेंशन दोगे, जैसे आप उसे पैराफ्रेज करोगे, वैसा ही आप उस चीज को मीनिंग असाइन करोगे। राइट? योर कल्चर विल लाइक इन्फ्लुएंस दैट होल प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। दिस इज द रीजन, दिस इज द ओनली रीजन कि एक ही सेम मूवी अलग अलग तरीके के लोगों को अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करती है। राइट? केजीएफ मूवी हो, एनिमल मूवी हो, इसमें जो पर्सन ऐसे कल्चर से आता है, जिसने इसी तरीके की चीजों का एक्सपीरियंस किया, अपने आसपास ऐसी चीजें देखी है, उसको वो बहुत बढ़िया लगेगी। जो कोई पर्सन ऐसा कल्चर में बिलोंग करता है कि जो बहुत एलीट क्लास है, उसको हो सकता है केजीएफ मूवी ऐसे लगे कि अबे क्या मार धाड़ सी, ये कैसा सा कॉन्सेप्ट है, जाली से मतलब क्या कैसे लोग इसमें दिखाए हैं, मतलब वो उसको उस तरीके से देखेगा, उसको समझ ही नहीं पाएगा उस लेवल से जिस तरीके से वो बनी है ना। तो मतलब यहाँ पर हमारा रूल ऑफ कल्चर होता है, उसमें कोई सही कोई गलत नहीं है। जैसा आपका कल्चर है आप उसके थ्रू ही लिसनिंग करते हो, वैसा ही आप मीनिंग असाइन करते हो। एंड देन कम्स योर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी पार्ट है आपकी कम्युनिकेशन का, आपकी लिसनिंग का, कि वी लिसन टू बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो। व्हेन वी आर लिसनिंग टू एनी इंडिविजुअल, हम उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी आपके सामने कुछ चीज बोल रहा हूं, और लेट्स से मैं बोलते बोलते बार बार ऐसे करके रीड कर रहा हूं, ऐसे, और फिर आपको थोड़ा सा रुक के फिर कुछ बोल रहा हूँ, तुम्हें समझ आ जाएगा मैं इसको खुद ही नहीं आता, ये तो खुद ही समझ रहा है। ये इसमें इतना ज्यादा अच्छा मेरे दो बात मुझे रिलेट तो नहीं कर लिया, ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ कभी, ठीक है। खैर, बॉडी लैंग्वेज का मतलब है कि हमें, क्योंकि मुझे इसकी नॉलेज है ना, अगर कभी नहीं भी आता मुझे, मैं तब भी कॉन्फिडेंट रहता हूँ। ये पता चलेगा तुम।
तो बेसिकली बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है कि जिसमें हम क्लस्टर्स इन्वॉल्व करते हैं, मतलब इसमें गेज बिहेवियर आ जाता है बॉडी लैंग्वेज में, आपका जेस्चर्स आ जाते हैं, जैसे आप फेस एक्सप्रेशन बनाते हो वो भी बॉडी लैंग्वेज के अंदर आ जाता है। तो दिस इज सिंपली योर बॉडी लैंग्वेज, आपके जेस्चर, जैसे आप हाथों को मूव कर रहे हैं, जैसे आप खड़े हैं, आपका बॉडी पोस्चर जो है वहां से लेके आपका जेस्चर, आपके फेस एक्सप्रेशन आप जैसे बना रहे हो, इस सबको मिला के हम बोलते हैं क्लस्टर्स। तो इन सब चीजों के क्लस्टर को हम बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज को भी हम लिसन करते हैं, सिर्फ शब्दों को नहीं। दिस इज ऑल फॉर कम्युनिकेशन, लाइक द बेसिक आइडिया और द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये समझ आया? एनी डाउट यहां पर किसी को? कोई डाउट? ओके, नो, ऑल राइट, फाइन, गुड, ठीक है, ओके, गुड। अब ये बेसिक सा एक डायग्राम दिया गया है, इसको एक बार देख लेते हैं। ऑल द एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है तो तुम्हें इसकी कोई ज्यादा नीड नहीं है। स्टिल कम्युनिकेशन देखो कैसी होती है। एक सेंडर है, एक रिसीवर है। सेंडर और रिसीवर के बीच में ये चैनल है। इस चैनल में क्या कुछ हो रहा है, जो यूज हमने वर्ड जो हमने एक्चुअल यूज करे हैं, है ना, वो पहले आता है, जो एक बंदा वर्ड को यूज करता है। फिर उनके साथ नॉन वर्बल क्यूज भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपका दोस्त मुंह से एक्चुअल शब्द निकाल रहा है, हाँ कोई बात नहीं, दे दियो, चल बाद में दे दियो पैसे, तो तूने मेरे से लिए थे तो नहीं, दे दियो, अब क्या ही कर सकता हूँ। उसके एक्चुअल वर्ड ये है, हाँ कोई नहीं, दे दियो, ठीक है। पर उसका जो एक्सप्रेशन है, हाँ कोई नहीं, चल दे दियो, इससे तुम्हें पता चल गया कि वो चाहता तो है कि चले अभी दे दे, पर वो बोल वर्ड में नहीं रहा है, बट नॉन वर्बल क्यूज वहां पर प्रेजेंट है। वैसे बहुत से नॉन वर्बल क्यूज आपकी हर तरीके की कम्युनिकेशन में प्रेजेंट है। बेस्ट एग्जांपल कैन बी यस आई एम फाइन। आप अपने दोस्त से पूछ रहे हो, क्लोज फ्रेंड से पूछ रहे हो, भाई क्या हुआ, ठीक है, तो वो अंदर से उदास है पर बोल रहा है हाँ नहीं कुछ नहीं भाई। दिस इज एक्चुअल वर्ड्स, और उसके अंदर जो नॉन वर्बल क्यूज प्रेजेंट है वो कई बार डिफरेंट हो सकते हैं। फिर जो कम्युनिकेशन का चैनल हम यूज करते हैं वो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन दी एस्पेक्ट्स ऑफ पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज क्या होती है? पैरा लैंग्वेज मतलब अगेन वही सारे बॉडी लैंग्वेज वगैरह को हम यहाँ पर यूज करते हैं, जो सारे जेस्चर्स वगैरह आते हैं हमारे, है ना, इस तरीके की हैंड मूवमेंट को प्रेजेंट कर रहा है नहीं कर रहा, सारा कुछ पैरा लैंग्वेज में आता है, सबटल एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज। ऑल्सो द टोन, पैरा लैंग्वेज इंक्लूड्स द टोन, द पिच, तेज बोल रहा है, धीरे बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है, बहुत ज्यादा रुक रुक के बोल रहा है, कॉन्फिडेंटली लगातार बोल जा रहा है, ये सब पैरा लैंग्वेज है, छोटे छोटे एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, जिसको हम पैरा लैंग्वेज बोलते हैं। किस टोन पे बोल रहा है, धीरे बोल रहा है, तेज बोल रहा है, वगैरह, है ना। फिर आर्टिफैक्ट्स मतलब आते हैं, ये खैर ज्यादा डिटेल में हम चले गए हैं। आर्टिफैक्ट्स अगेन मतलब ये वही सारी चीजें हैं जो वहां पर इश्यूज हमारी क्रिएट करते हैं कम्युनिकेशन में। आर्टिफैक्ट्स मतलब कि जार्गन कितने ज्यादा यूज है वगैरह, उन सबको आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं, या स्लैंग यूज है या नहीं, दैट इज आर्टिफैक्ट्स। उसके बाद अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, कितनी इन्फॉर्मेशन उसने दी और उसमें से कितनी नॉइज आ गई। अगर लेट्स से स्पेशली चैनल इस तरीके से भी इंपैक्ट करता है, नॉइज का असर पड़ता है। लाइव तुम्हें ज्यादा कोई नॉइज नहीं लगेगी, बट अगर लेट्स से यहाँ पर मेरी लीड थोड़ी सी हिल जाए, ये ईयरपॉड थोड़ा सा हिल जाए, इसमें कुछ चू वगैरह से कुछ साउंड आने लग जाए, उनको कुछ समझ नहीं आएगा। तो नॉइज मतलब ये सब कुछ जो यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये सारी चीजें कम्युनिकेशन के अंदर आती है। सेंडर से रिसीवर तक जाने से पहले बीच में ये सब कुछ वहां पर होता है, ठीक है। और जो तुम्हारे लिए ये वाला टॉपिक जरूरी नहीं था, बट विद दिस नोट वी आर डन विद द very biggest or an important most important skill, that is communication skill. Clear है? अब यहाँ से तो बहुत इजी है ये। अब यहाँ पर आपका आ जाता है कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की स्किल भी हमें चाहिए, है ना। दूसरी स्पेसिफिक स्किल पे आ रहे हैं, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग क्या होती है जी? दे इन्वॉल्व साइकोलॉजिकल असेसमेंट, इवैल्यूएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग विद इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। मतलब आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट को कंडक्शन करनी आती है, आपको उसकी रिपोर्टिंग बनानी आती है, आपको उसको इंटरप्रेट करना आता है, आपको उसका कंक्लूजन निकालना आता है, आपको उससे जो कंक्लूजन निकला है वो अपने क्लाइंट को समझाना आता है। ये सब कुछ तो हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की स्किल। इसके अंदर क्या होता है? एंड एटीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। वाई? ये आपका अब 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो तुम। ऑब्जेक्टिविटी मतलब साइकोलॉजिकल टेस्ट जितने भी होते हैं, असेसमेंट जितने भी होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब दैट आर सेम फॉर ऑल। सेम फॉर ऑल का मतलब ये नहीं है कि आंसर सेम निकलेगा। एक आईक्यू टेस्ट है, उसका आंसर सबके लिए सेम निकले ये जरूरी नहीं है। बट ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यहाँ पर ये है कि हम सेम तरीके से कंडक्ट करें, उसकी कंडक्शन सेम रहेगी, उसका इंटरप्रिटेशन का मेथड सबके लिए सेम रहेगा। एक साइंटिफिक ओरिएंटेशन हो, एक साइकोलॉजिस्ट के मन में एक हमेशा साइंटिफिक ओरिएंटेशन रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस पिक में आपको कुत्ता दिख रहा है, बिल्ली दिख रही है तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है। एक साइकोलॉजिस्ट के लिए स्पेसिफिकली, नाउ दिस इज आल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट,
साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की स्किल काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट में नहीं भी हो तो चलेगा, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट में नहीं भी हो तो भी चलेगा, बट साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की स्किल एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में होनी जरूरी है, क्योंकि उसमें आपको लेबल करना है कि आपको डिप्रेशन है या नहीं है, आपको स्किज़ोफ्रेनिया है या नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है वैसी है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में सिर्फ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही मतलब एलिजिबल होता है उसको करने के लिए। ठीक है, तो साइंटिफिक ओरिएंटेशन होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइज इंटरप्रिटेशन आपको करनी आनी चाहिए। ये तो मतलब टेक्निकल बेसिक सी चीजें हैं, स्टैंडर्डाइज इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए, मतलब जो भी उस टेस्ट की इंटरप्रिटेशन है जैसे वो होती है, जैसे आरपीएम और एमपीआई की इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। आपको पता होना चाहिए एमपीआई को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, आपको पता होना चाहिए डीबीडीए को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, आपको पता होना चाहिए बैक का डिप्रेशन इन्वेंटरी है उसको कैसे करना है, इंटरेस्ट प्रोफाइलर है तो उसकी कैसे इंटरप्रिटेशन होगी। वो स्टैंडर्डाइज जो इंटरप्रिटेशन मेथड्स है, जिसके नॉर्म्स है, वो सब आपको पता होना चाहिए, उसको इस्तेमाल आपको करना आना चाहिए। दैट इज ऑल, इतना ही है सर। ठीक है, तो ये लर्निंग वाला पार्ट है, आपको यू नीड टू लर्न दिस सिंपली कि जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है उसके अंदर ये सब कुछ आता है, राइट। और उसके अंदर ये तीन मेन चीजें आपने याद करनी है, एटीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, साइंटिफिक ओरिएंटेशन ऑफ द साइकोलॉजिस्ट एंड दी स्टैंडर्डाइज्ड इंटरप्रिटेशन, इसकी नॉलेज क्लियर है। ओके, नाउ देन इंटरव्यू स्किल्स, यहाँ पर हमारा एक टॉपिक आता है इंटरव्यू स्किल्स। अब हमारी थर्ड स्किल पर हम आ गए हैं, दैट इज इंटरव्यू स्किल। इसके बाद सिंपल काउंसलिंग स्किल। इंटरव्यू स्किल क्या होती है कि आपको इंटरव्यू लेना आना चाहिए एज ए साइकोलॉजिस्ट। जैसे ही क्लाइंट आपके एंटर करता है आपके रूम में, आपके कैबिन में, वहां पर आप इंटरव्यू को स्टार्ट कर चुके होते हैं। आपने उसे बिठाना है, आपने रेपो फॉर्म करनी है, रेपो फॉर्म करने के बाद आपने बेसिक इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछने हैं, लाइट क्वेश्चन पूछने हैं, फिर मेन क्वेश्चन पूछने हैं, फिर आपने सम अप करना है। इंटरव्यू में आपने ओपन एंडेड क्वेश्चंस को रखना है, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस को रखना है, किस तरीके से इंफॉर्मेशन आपने निकालनी है, ये इंटरव्यू डायग्नोस्टिक इंटरव्यू है या नॉर्मल इंटरव्यू है, ये सब पॉइंट बेसिकली इसके अंदर आते हैं। तो एक तरफा इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पर्पसफुल कम्युनिकेशन बेसिकली इंटरव्यू के अंदर होती है, बिना पर्पस की कम्युनिकेशन हमने नहीं करनी है। बिकॉज व्हाट इज इंटरव्यू, चैप्टर 1 में ही आपको बताया गया था, इंटरव्यू इज जब हम वन ऑन वन बेसिस पे इंफॉर्मेशन को सीख करते हैं। इंटरव्यू फॉर्मल होता है, इंटरव्यू में प्री सेट पर्पस होता है। अगर आपको पता है कि आपका क्लाइंट आपके पास आ रहा है, तो उस इंटरव्यू में आपने उससे जितनी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हो सकता है वो निकलवानी है। उसकी फैमिली हिस्ट्री आपने पूछनी है, आपने उसका वो फैमिली ट्री जिसको हम आसान भाषा में बोलते हैं, है ना, वैसे उसको जीनोग्राम बोला जाता है, आपने उसका वो फैमिली ट्री बनवाना है। तो फैमिली आपको पता होनी चाहिए, डिसऑर्डर की हिस्ट्री है या नहीं है वो आपको पता होना चाहिए, उसकी आपने प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी को चेक करना होता है। प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी मतलब डिसऑर्डर होने से पहले वाली पर्सनैलिटी, तो वो वाली पर्सनैलिटी कैसी थी उसके बारे में क्वेश्चन हो गया। उसकी हिस्ट्री आपने पूछनी है, पहले कैसे थे, मम्मी के साथ रिलेशन कैसा है, भाई के साथ रिलेशन कैसा है। तो प्री सेट पर्पज आपका होता है। देन वी यूज फोकस्ड स्ट्रक्चर। अब हम इंटरव्यू में जितने भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं ज्यादातर फोकस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो व्हाट इज दैट स्ट्रक्चर ऑफ इंटरव्यू, इसको हम बोलते हैं इंटरव्यू का फॉर्मेट। और इंटरव्यू का फॉर्मेट क्या होता है, इंटरव्यू के फॉर्मेट में तीन चीजें आती हैं। ओपनिंग ऑफ इंटरव्यू, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज जरूरी है कि इंटरव्यू का फॉर्मेट क्या है जी, 3 पॉइंट एक सीक्वेंस में आपको याद होने चाहिए, राइट। इंटरव्यू का फॉर्मेट क्या है, ओपनिंग ऑफ इंटरव्यू, बॉडी ऑफ इंटरव्यू, क्लोजिंग ऑफ इंटरव्यू। होता क्या है, बहुत बेसिक है। जब भी आपने अगर टीवी वगैरह पर भी देखे हो, हालांकि आजकल चीख चिल्ला रहा ही चल रहा होता है टीवी वगैरह पर, तो बट फिर भी वो आते ही एक तरफ मौलाना बिठाया, एक तरफ हिंदू कोई बाबा बिठाया, और उनको जो वो भिड़वाते हैं, पर भिड़वाने से पहले भी सीधा नहीं बोल देते हाँ भाई अटैक, वो सीधा बोलते हैं मतलब लाइट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा आपका ये नाम है तो आपको ये पता है इस चीज के बारे में, ये ऐसे ऐसे सब चल रहा है। दिस इज कॉल्ड द ओपनिंग ऑफ इंटरव्यू। लाइट क्वेश्चन, इंटरव्यू को कंफर्टेबल करवाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और फिर हम बेसिकली मेन क्वेश्चन पे आते हैं, द बॉडी ऑफ इंटरव्यू, जिसमें हमने मेन चीजों को डिस्कस करना है, राइट। इसमें बड़ा अच्छा एग्जांपल हो सकता है, वो मोदी का एक इंटरव्यू था बहुत पुराना, अगर तुमने सुना हो। यार उसका नाम नहीं याद मुझे, बड़ा अच्छा जर्नलिस्ट है, मैं नाम कैसे भूल गया उसका। एक ही इंटरव्यू फेमस है यार मोदी का पुराना, है ना, जो वो कहता दोस्ती बनी रहे, नहीं सुना। खैर छोड़ो, क्या एग्जाम्पल दूं मैं तुम्हें, तो छोड़ो। वेल मतलब इन शॉर्ट, जब भी आप किसी पॉलिटिशियन के साथ इंटरव्यू वगैरह कोई भी लेते हैं, या जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ पॉलिटिशियन का, कभी भी आप डायरेक्ट चीजों पे बात नहीं करते हैं, जो मेन हो उसके बारे में, जो क्रिटिकल चीजें हैं वो हम बीच में पूछते हैं। जैसे कि हमारी फील्ड की अगर हम बात करें, तो जैसे ही क्लाइंट आया, आप उससे सीधा ये नहीं बोलोगे हाँ बताओ भाई क्या दिक्कत तुम्हारी, आप उससे लाइट क्वेश्चन पूछोगे, पहले एक रेपो फॉर्म करोगे, इंटरव्यू को कंफर्टेबल करवाओगे, अपना इंट्रोडक्शन लोगे, उसका इंट्रोडक्शन लोगे,
फिर आप पूछोगे कि आपको क्या चीजें पसंद है, क्या हॉबीज है, आपकी फैमिली में कौन कौन है, अच्छा मम्मी के साथ कैसा रिलेशन है, पापा के साथ कैसा रिलेशन है, भाई कैसा है आपका वगैरह, बहन, कंफर्टेबल आप उसे करवाओगे। फिर आप उससे बॉडी ऑफ इंटरव्यू में मेन चीजें पूछते हो। तो बॉडी ऑफ इंटरव्यू के अंदर क्या आता है, आपका सब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा मतलब जो हर क्लाइंट का अलग अलग होता है, उसके फैमिली में कितने लोग हैं से लेकर उसका रिलेशन कैसा है अलग अलग मेंबर्स के साथ, या उसकी लाइफ में जो इश्यूज मेन चल रहे होते हैं वो आप यहाँ पर पूछते हैं, है ना, वो सब आपका सब्जेक्टिव डेटा होता है। फिर आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन मतलब जैसे उसका नाम क्या है, एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ रहता है, कितने मेंबर है जी आपकी फैमिली में, राइट। जो फैक्चुअल बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है जिसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं उसकी लाइफ के बारे में, वो आप उससे पूछने की कोशिश करते हो। कोई मेजर फिजिकल इलनेस है या नहीं है, फिर फैमिली में किसी को कोई डिसऑर्डर था या नहीं था, तो आपके फैक्चुअल बेसिस इंफॉर्मेशन पे क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आपके मतलब बॉडी ऑफ इंटरव्यू में जो सबसे जरूरी पॉइंट है जो आपने ध्यान रखना है वो होता है कि यहाँ पर क्वेश्चन स्केल करते हैं इजी टू डिफिकल्ट। पहले बेसिक क्वेश्चन, जैसे हमारा पर्पस होता है अपने क्लाइंट से सब कुछ निकलवाना उसकी हिस्ट्री का। उसको पूछने के लिए फ्लो बहुत मुश्किल होता है, मैंने अब चीज करी है इसलिए मुझे पता है, ये बहुत मुश्किल है। उस बंदे से कैसे निकलवाओगे, इसको सिजोफ्रेनिया ये बातें कैसे पूछोगे आप उससे। तो इजी टू डिफिकल्ट पे जाना होता है। पहले उससे पूछो, अच्छा आप जब ये सब इश्यूज आपकी जिंदगी में नहीं थे तो कैसा था, क्या क्या करते थे आप, क्या आपका रूटीन था, क्या तब भी आपको अकेले रहना पसंद था या पहले इन्वॉल्व होते थे अपने दोस्तों के साथ, आप क्योंकि दोस्त है क्या, दोस्त है तो उनका क्या नाम है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, आप क्या करते थे इस सब इश्यू से पहले। इस सब से मतलब हमको लाइट कर रहे हैं। फिर लाइट करने के बाद पूछो हमें ये बताओ क्या दिक्कत है, कब से चालू हुई दिक्कत है, मेन ट्रिगर पॉइंट क्या था। अब ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो ये लास्ट में पूछेंगे, धीरे धीरे इन पर आएंगे, ठीक है, सीधा जंप नहीं करना मेन इश्यू पे। उसके बाद फाइनली हम इंटरव्यू को क्लोज करते हैं, इंटरव्यू को हम खत्म करते हैं। तो क्लोजिंग ऑफ इंटरव्यू में जब हम ज्यादातर समराइज करते हैं, सम अप करते हैं, जो भी हमें समझ आया होता है उसको पैराफ्रेज करते हैं, इस तरीके से हम इंटरव्यू को क्लोज करते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो ये अब है जार्गन्स, इनको हम बोलते हैं जार्गन्स। जैसे कि डॉक्टर विनय मुझे साइकेट्रिस्ट था वहां पर, उस बंदे ने भी बहुत से मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जो लीड करवाते हैं, गिल्ट इनिशिएट करवाते हैं बंदे में, मतलब उसको बोलते हैं लीडिंग क्वेश्चन, कि वो चाहता था कि वो पर्सन इसी तरीके का आंसर दे, इसलिए वो इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है जान पूछ के कि बंदा उस चीज पर आ सके, राइट। तो मतलब ऐसे बहुत से टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो हम अपनी टेक्निकल टर्म्स में यूज करते हैं। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट क्वेश्चन। व्हाट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, सीधा सीधा पूछा जाता है, हाँ भाई कितने भाई बहन हैं या एनीथिंग, हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन। देन ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को कहा जाता है जिसके अंदर हमारे पास आंसर देने की स्पेस होता है, हमारी इमेजिनेशन अपनी क्रिएटिविटी हम लगा सकते हैं। देन क्लोज एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं कि जिसके अंदर आपके पास इमेजिनेशन का स्कोप नहीं है। ओपन एंडेड विल बी पेरिस के बारे में आपका क्या व्यू है, मोदी के बारे में आप क्या सोचते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन विल बी मोदी कौन है, पेरिस कहाँ है, पेरिस कैसा है, पेरिस क्या चीज है, आप उसकी बेसिक लिटरेसी कॉग्निशन चेक कर रहे हो, है ना। या फिर आर यू अवेयर अबाउट योर फैमिली मेंबर्स, आपके पापा का क्या नाम है, अगर कोई साइकोसिस का केस है आप उससे ये सब क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये हो गए आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चन, है ना, सिंपल वन वर्ड आंसर। देन आते हैं हमारे बायपोलर क्वेश्चन। बायपोलर क्वेश्चन क्या होता है, जिसके अंदर हमारा दो तरीके के क्वेश्चन हम एक साथ वहां पर पुट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका एक एग्जांपल एक बार एनसीईआरटी से रीड करो जरा, बायपोलर पढ़ो। It is a form of close-ended question. It requires a yes or no. For हम्म example, would you like to work for the company? मतलब क्या समझ आया बताओ। हाँ या ना में जवाब देना होता मतलब है ये भी क्लोज एंडेड ही, बट बायपोलर, दो पोल्स है उस क्वेश्चन के, उसके थ्रू आपने कोई एक चूज करना है। इट इज नॉट नीडेड कि वो यस या नो हो, दैट कैन बी ट्रू और फॉल्स, दैट कैन बी दिस और दैट, ये करना है जी या वो करना है। इन दो चीजों में से आपको क्या अच्छा लगता है, उन सबको हम बेसिकली बायपोलर क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। तो बायपोलर क्वेश्चन जैसे कि इसका एग्जांपल पढ़ लेते हैं। वुड यू लाइक टू वर्क फॉर दिस कंपनी, इसका आंसर क्या हो सकता है, हाँ या ना, देन दिस इज अ बाइपोलर क्वेश्चन, ठीक है। फिर आते हैं हमारे लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन क्या होते हैं, लीडिंग क्वेश्चन जैसे मैं आपको अभी बताने की कोशिश कर रहा था, ये इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि वो बंदा उसी तरीके का आंसर दे। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर विनय ने उस स्किज़ोफ्रेनिक पर्सन को ऐसा क्वेश्चन पुट किया था
कि उसको मतलब अपनी ना फैमिली से कोई लेना देना नहीं था, वो बंदा अकेले जाके बैठता था, वो जो क्लाइंट था अंधेरे में जाके बैठता था, उसको वहां पर हेलुसिनेशन होती थी, तो वो उन आवाजों को सुनना पसंद करता था, मतलब वो वहां वहां जाके बैठता था, लोग उससे बात बात नहीं करता था। उसके फादर बहुत ज्यादा एज थे, बहुत बहुत बूढ़े हो चुके थे। तो वो उनसे पूछता है कि जैसे अगर तुम ऐसे बैठ रहे हो अकेले, है ना, तो तुम मतलब क्या कहना चाह रहे हो, कि तुम्हें परवाह नहीं है अपने पापा की? वो चाहता था कि वो उसका आंसर ना में दे, ताकि उसको गिल्ट इनिशिएट हो। तो जब हम लीड करवा देते हैं किसी को, जैसे मैं तुमसे पूछूं कि साइकोलॉजी तो मुझसे बढ़िया और कोई नहीं पढ़ा सकता, है ना, ये है ना, दिस विल बी अ लीडिंग क्वेश्चन, कि मैं चाह रहा हूं तुम बोलो हाँ सर, अरे वाह सर, आपसे बड़े कौन पढ़ा। दिस इज अ लीडिंग क्वेश्चन, कि मैं लीड करवा रहा हूं तुम्हें एक स्पेसिफिक आंसर के लिए, कि यही जवाब इसका निकल के आएगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं आप, कोई यहाँ पर जैसे क्या दिया है, वुडंट यू से यू आर इन फेवर ऑफ हैविंग ऑफिसर्स यूनियन इन द कंपनी, है ना, क्या तुम ये नहीं चाहते हो कि ऑफिसर यूनियन होनी चाहिए? तो बंदा बोलेगा हाँ यार, ऑब्वियसली होनी चाहिए, मतलब आप एक तरीके से लीड करवा रहे हो, कि आंसर यहाँ तक है, दैट इज कॉल्ड अ लीडिंग क्वेश्चन, ठीक है। अब उसके बाद आता है मिरर क्वेश्चन। मिरर क्वेश्चन को हम सिंपल पैरेट टेक्निक भी सिंपल बोलते हैं। जैसे कि I work so hard but I'm unable to get this success. Please explain as why this happens. Right? जो भी अगले ने बोला उसी के थ्रू आप एक और क्वेश्चन पुट कर लो, ये भी एक इंटरव्यू स्किल होती है। जैसे उसने आपको अपने फादर के बारे में कुछ बोला, आप उसी में से निकाल के एक और क्वेश्चन पुट कर दो, दिस इज कॉल्ड अ मिरर क्वेश्चन। They are intended to get the person reflect on what he or she had said and expand on it. For example, उसने बोला पापा के साथ नहीं इतना ज्यादा मेरा रिलेशन नहीं है, नहीं मुझे ज्यादा चिंता नहीं होती। इसी में से मिरर क्वेश्चन बना दो, क्यों नहीं होती चिंता, बताओ, क्या क्या उन्होंने नहीं किया तुम्हारे लिए? दिस विल बी अ मिरर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन किया था हमने, उसका उसने आंसर दिया, उसी में से दोबारा से हमने क्वेश्चन एक और बना दिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन बेसिकली हम पूछ सकते हैं, और ये सारे क्वेश्चन के टाइप तुम्हें पता होने चाहिए। अगेन कोई भी एग्जांपल आ जाएगा, तुमसे पूछेगा बताओ जी कैसा क्वेश्चन है ये, तो हमें उनमें से एक को टिक करना होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन सीधा सीधा आंसर होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन वेग आंसर हो सकता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन स्पेसिफिक आंसर होता है, बायपोलर क्वेश्चन क्लोज एंडेड का ही पार्ट होता है, यस नो हाँ ना, ये और वो, ऐसे दो में से कोई एक चूज करने होते हैं। लीडिंग क्वेश्चन जिसमें हम लीड करवाते हैं कि डिजायर्ड आंसर हमें मिल पाए। मिरर क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन पूछा उसी में से एक और क्वेश्चन जो हम निकाल दें, दैट इज अ मिरर क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी लास्ट स्किल रह गई है काउंसलिंग की स्किल। फिलहाल जितना हमने डिस्कस किया यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट? एनीवन? Yes, anyone? Any doubt till here? No, sir. Okay, fine. इसके बाद अब लास्ट टॉपिक हमारा बचता है काउंसलिंग स्किल्स। अब एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए ऑब्वियसली आपके अंदर काउंसलिंग स्किल्स तो होनी चाहिए, है ना। काउंसलिंग क्या होती है, अब इसको एक बार, ये जो डायग्राम है इसको एक बार ढंग से देखो। प्रीरेक्विजिट्स ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। सबसे पहले समवन सीकिंग हेल्प होनी चाहिए ना, मतलब अगर कोई ऐसा बंदा ही नहीं है जो हेल्प चाह रहा है, तो काउंसलिंग दोगे किसको? फिर someone capable or trained to help, then someone willing to give the help. उसके बाद some setting permitting help to be given and received। इसका क्या मतलब है? ये चार रिक्वायरमेंट्स है काउंसलिंग की। पहला, एक ऐसा बंदा जिसको मदद चाहिए, जिसको मदद की नीड है, जो सीख कर रहा है। दूसरा, एक ऐसा पर्सन जो ट्रेंड है, जो मदद कर सकता है। तीसरी रिक्वायरमेंट ये है, जो मदद कर सकता है वो मदद करना चाहे भी। मान लेते हैं आई एम वेरी वंडरफुल साइकोलॉजिस्ट और मुझे ओसीडी में स्पेशलाइजेशन है, मैं किसी की भी ओसीडी को ठीक कर सकता हूँ, बट मतलब मैं ट्रेंड हूँ, और लेट से कोई ऐसा बंदा भी है, मिस्टर एक्स है, जिसको ओसीडी, और वो मुझसे मतलब वो चाह रहा है, वो हेल्प चाह रहा है, बट वो कह रहा है मैं पे नहीं करूंगा, मुझे ठीक कर दे। ऑल दो मैं ऐसा नहीं करूंगा, है ना, बट चलो लेट से मैं कहूँ कि भाई जाना, मुझे क्या है, मुझे पैसे चाहिए, जब तक पैसे नहीं देगा मैं भी करूँ हेल्प, मैं अपनी लाइफ में से कैसे टाइम निकालूं? तो दिस इज कि मैं ट्रेंड हूँ बट मैं विलिंग नहीं हूँ अभी, right? तो विलिंग होना भी उतना ही जरूरी है। एक बंदा जिसको हेल्प चाहिए, दूसरा बंदा जो हेल्प करना जानता है, तीसरी रिक्वायरमेंट वो जो बंदा हेल्प करना जानता है, जो उसमें ट्रेंड है, वो हेल्प करना चाहता भी है। और देन चौथा पॉइंट, लास्ट पॉइंट आता है कि एक ऐसी सेटिंग है हमारे पास
जो उस हेल्प को मतलब जिस जिस चैनल के थ्रू, जिस माध्यम में, जिस जगह पर, जिस सेटिंग में वो हेल्प दी जा सकती है। यहाँ पर क्लासरूम में आउट ऑफ नोवेयर थेरेपी नहीं हो सकती। वो जो बंदा कर रहा था कैफे कॉफी डे में फ्री थेरेपी फॉर गर्ल्स, वो नहीं हो सकती। कैफे कॉफी डे में थेरेपी नहीं हो सकती भैया, है ना। एक सेटिंग चाहिए, एक माहौल चाहिए, शांति चाहिए। वहां पर आपको कई सारी ऐसी बातें करनी होती है जो सिर्फ प्राइवेट एक्सप्रेशन में हो सकती है। वहां बंदे को रोना होता है, आपस में पब्लिक एक्सप्रेशन में रोएगा कैसे, है ना, अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कैसे करेगा। तो बेसिकली ऐसी सेटिंग हमें चाहिए होती है जहां पर हेल्प दी जा सके और रिसीव करी जा सके। देन एलिमेंट्स अबाउट द काउंसलिंग। एलिमेंट्स ऑफ काउंसलिंग क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको वही सारी स्किल्स यहाँ पर बताई जा रही है कि एक बंदे में क्या स्किल होनी चाहिए काउंसलिंग देने के लिए, थेरेपिस्ट में क्या होनी चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी, इसको हम बोल सकते हैं आपका रिस्पॉन्सिव होना। एक साइकोलॉजिस्ट को रिस्पॉन्सिव होना जरूरी होता है। काउंसलिंग में अगर थेरेपिस्ट रिस्पॉन्सिव नहीं है तो आपकी थेरेपी हो ही नहीं पाएगी। यू नीड टू रिस्पॉन्ड टू योर क्लाइंट्स थिंग्स, जो भी वो आपसे बोल रहा है आपको उसको रिस्पॉन्ड करना जरूरी है, राइट। एंड देन योर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का क्या मतलब है कि जो भी वो बोल रहा है आपको उसे पूरी तरीके से एक्सेप्ट करना है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, है ना, कि आपने उसको नॉन जजमेंटल रहकर उसको एक्सेप्ट करना है। देन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, वो मेंटेन होनी चाहिए। आप उसको प्राइवेसी को मेंटेन करोगे, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करोगे। जैसे जो वो थेरेपिस्ट है, डॉक्टर दीक्षा मैम, जिनके थ्रू मैंने मतलब सीखा है, उनके पास मैंने एक अपना स्टूडेंट को रेफर किया। ठीक है, मेरी लास्ट टू लास्ट ईयर की एक स्टूडेंट थी, उसकी लाइफ में कुछ इश्यूज थे, उसको थेरेपी चाहिए थी। मैंने उनको उन मैम को रेफर किया। शी इज अ वेरी वंडरफुल साइकोलॉजिस्ट, उससे उनको हेल्प हो रही थी। बट अब जब मैं फिलहाल अभी वहां पर था कुछ समय पहले, मैंने उनसे कहा कि मैम कोई अगर आपका सेशन हो तो हम ऑब्जर्व लाइव कर पाएंगे उसको, है ना। अब इसी का सेशन था मेरी स्टूडेंट का ही। तो मैंने बोला हम कर लेते हैं, अब जब क्या हो गया, मैं सीख लूंगा, है ना। मतलब मैंने अपने सीखने के लिए बोला कि यार मैं सीख लूंगा, उसको जो बोलती है वगैरह मुझे थोड़ा बहुत उसके बारे में आइडिया भी है। वो जो बोलेगी आप उसको कैसे आंसर देते हो, मैं उसको सुन लूंगा, आप मुझे समझ आ जाएगा ऑब्वियसली उसकी परमिशन के साथ। बट उन मैडम ने साफ साफ उस बात को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं दिस इज नॉट पॉसिबल। एक तो वो आपकी स्टूडेंट है ना। मतलब मैंने वो पॉइंट नहीं सोचा। तो शी इज लाइक कि और वो मेरे साथ अभी भी टच में है ना, आगे बस फर्दर अपने बीए वगैरह के लिए भी, कि एक उसकी जो पर्सनल लाइफ के जो इश्यूज हैं, मतलब मुझे इनफैक्ट उसको नहीं सुनना चाहिए, है ना। एज अ टीचर वो साइकोलॉजिस्ट को बोल रही है, अपने टीचर को शायद वो नहीं बोलना चाहती है। तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी, वो प्राइवेसी उन्होंने मेंटेन करी। जब उन्होंने वो बात बोली, मुझे वो बात समझ आई कि हाँ बात बिल्कुल ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉट जस्ट बिकॉज कि वो मेरी स्टूडेंट थी, अगर वो कोई और भी होता तो भी अब तक, जब तक वो बंदा अलाउ नहीं करता है या उसकी सीरियस कंडीशन बहुत ज्यादा ही नहीं है, तब तक वो बेसिकली हमें करने, मतलब सीरियस कंडीशन में, सॉरी आई मीन सीरियस कंडीशन है तो वो नहीं सुनने देती, वो ऑब्जर्व भी नहीं करने देती। हमने सिर्फ वो सेशंस को वहां पर ऑब्जर्व किया है जो लाइट है, जो फर्स्ट सेशन काइंड ऑफ थे, जिसमें हम सिर्फ हिस्ट्री वगैरह लेते हैं, है ना, जिन्होंने अलाउ किया। तो कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी वहां पर मेंटेन होती है। वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, इसको हमें मतलब काउंसलिंग में एक्सेप्ट करना होता है। काउंसलिंग में हमेशा वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होता है, विद कोहेशन। हम इसको नहीं कर सकते, किसी को जबरदस्ती बेसिकली उठा के नहीं ला सकते। हाँ भाई मैं थेरेपिस्ट हूँ, हम ठीक करेंगे, चल बैठ यहाँ पे, वी कांट डू दैट। वॉलंटरी होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, हमें सेंसिटिविटी होनी चाहिए उसके इश्यूज के लिए। ऑल्सो मतलब देन देयर आर मेनी मिथ्स रिलेटेड टू काउंसलिंग दैट says कि it's just like merely giving information or it's just like an interview, it's just the influence of attitudes। कई लोग ये बोलते हैं, आपकी बुक में मतलब एक बेसिक सा पैराग्राफ यहाँ पे दिया गया है कि साइकोलॉजिस्ट को इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए, ये बातें उसे पता होनी चाहिए कि ये सब जस्ट मिथ्स है और ये आपके लिए सिखाया जा रहा है। यहाँ पर स्किल नहीं है, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव पैराग्राफ है बुक में कि आपको बताया जा रहा है कि ये सब मिथ्स होते हैं। Therapy is just merely listening. Therapy is just influencing the other person। अच्छा, कई लोगों को क्या लगता है मैं डिसीजन नहीं बना पा रहा हूँ, थेरेपिस्ट के पास चले जाता हूँ, वो मेरी मदद करेगा डिसीजन लेने में। नहीं, वो आपके लिए डिसीजन नहीं लेगा, वो आपको आउटकम्स दिखा सकता है बट वो आपके लिए डिसीजन नहीं लेगा। अच्छा, कई थेरेपिस्ट ऐसे होते हैं जो बहुत गलत है। किसी को कोई कह रहा है, मैंने बहुत से साइकोलॉजिस्ट के साथ काम किया, उसमें से सब अच्छे नहीं भी थे, है ना। कईयों को मैंने खुद सुना है ऐसे बात करते हुए कि एक कोई लेडी है उनके पास आई, वो थेरेपिस्ट से बोलती है कि हाँ डाइवोर्स दे दो पति को, या इट कैन भी उल्टा भी, बट मैंने खैर यही वाला केस सुना था। तो वो एज अ थेरेपिस्ट आपको नहीं करना चाहिए। यू कांट इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल्स एटीट्यूड्स। वो बंदी अपने पति के साथ क्या कर रही है या अपने किसी भी फैमिली मेंबर के साथ उसका क्या रिलेशन रहेगा, यू कांट फोर्स इट, यू कांट इन्फ्लुएंस इट इवन इनडायरेक्टली, राइट। तो ये मिथ्स है। साइकोलॉजी में असली जो थेरेपी होती है, जो एक अच्छा थेरेपिस्ट है वो ये सब चीजें नहीं करता है।
देन यहाँ पर आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं एक इफेक्टिव हेल्पर के, कि एक जो इफेक्टिव हेल्पर है मतलब कि इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव साइकोलॉजिस्ट, क्या क्वालिटीज है एक इफेक्टिव साइकोलॉजिस्ट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली क्वालिटी ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी मतलब जेन्युइननेस, वो बंदा जेन्युइनली इंटरेस्टेड होना चाहिए आपकी हेल्प में, उसका बिहेवियर उसके एक्सप्रेशंस के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए, व्हाट वी वैल्यू एंड द वे वी फील रिलेट टू आवर इनर सेल्फ इमेज। मतलब कि ये क्वेश्चन एक्चुअली मैंने पुट किया था अपनी उस साइकोलॉजिस्ट से जिससे मैंने सीखा। शी वाज लाइक, जैसे मैंने तुम्हें बताया ना कि साइकोलॉजी ज्यादातर हंसते रहते हैं, स्माइल करते रहते हैं, शी वाज जस्ट लाइक दैट। वो हमेशा स्माइल कर रही है, बड़ी मतलब पोलाइटली हर किसी से बात कर रही है, इतना आसानी से वो ये सब बातें बोल पा रही है। जो मैंने तुम्हें बताया था ड्रिल थेरेपी में वो बोल रही थी कि मेरे घर में किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया। I asked that question कि मैम how are you able to do this, मतलब how why is it is not impacting you, या you are faking it ना। मैंने उनसे बोला आप फेक करते हो ना, इतना हंस थोड़ी सकता है कोई, इतना ज्यादा आप सही में इतना पॉजिटिव थोड़ी कोई हो सकता है। या आप अपने क्लाइंट के सामने जो वो बातें बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे करके बोलते हो क्या कि मेरे घर में कुछ हो गया है ना, मतलब कैसे बोल सकते हैं इतना आराम से। तो शी वाज लाइक कि आई एम वेरी जेन्युइन इन दिस थिंग, मैं जो बातें जो चीजें अपने क्लाइंट्स को करने के लिए बोलती हूँ वो सच में पहले खुद करती हूँ। उन्होंने मुझे अपनी कॉपी दिखाई, ये ड्रिल थेरेपी मैंने पहले खुद पे करी है, मैंने अपने ऊपर इतनी बार इस चीज को इस्तेमाल किया है, खुद को चेक किया है, तब मैं उसको वो बात बोल रही हूँ। मतलब जो भी तुम बोल रहे हो, जो भी तुम्हारा एक्सप्रेशन है वो तुम्हारी असली फीलिंग्स के साथ, असली वैल्यूज के साथ मैच करता है, तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारे असली वैल्यूज के साथ, दिस मीन्स दैट यू आर एन ऑथेंटिक पर्सन। यानी कि तुम अंदर से तो बहुत ही बेकार किस्म के इंसान हो और ऊपर से तुम उसको अच्छा अच्छा अपने बारे में बोल रहे हो, अच्छा अच्छा दिखा रहे हो, तो दैट इज नॉट ऑथेंटिक। हाँ राइट, यू आर नॉट एन ऑथेंटिक पर्सन। तुम सिर्फ उस एक घंटे के लिए जितना उससे पैसे लिए हैं तब तक उसकी बातों को सुन रहे हो, अदरवाइज तुम उसके बारे में सोचते ही नहीं, उसको तुम हेल्प करने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑथेंटिसिटी मतलब जेन्युइनली वो बंदा इंटरेस्टेड है, जो वो बिहेवियर शो करता है वो असली में भी उसकी वैल्यूज वैसी ही है। देन अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स, एम्पैथी, ये दोनों चीजें आपको ऑलरेडी पता है ना। चैप्टर नंबर 5 में हमने ऑलरेडी इसको पढ़ रखा है। कार्ल रॉजर ने इस पे बात करी है कि थेरेपिस्ट के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। सो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मतलब उसको एक्सेप्ट करना, नॉन जजमेंटल रहना, उसको लेबल ना करना, जो भी वो बोल रहा है उसको एक्सप्रेस करने देना, और उसके लिए तब भी एक अच्छा एटीट्यूड बना के रखना। फॉर एग्जाम्पल अब आपने साइकोडायनेमिक थेरेपी पढ़ चुके हो आप, तो साइकोडायनेमिक में क्या करता है वो सिगमंड फ्रॉइड, अगर वो आइडेंटिफिकेशन भी कर रहा है, ट्रांसफरेंस हो रहा है, यानी ट्रांसफरेंस कि पापा के साथ रिलेट कर लिया, मैंने एग्जांपल दिया था, और नेगेटिव फीलिंग्स को कम्युनिकेट कर रहा है अपने थेरेपिस्ट के लिए, तब भी वो बंदा आगे से उसको अलाउ करता है, परमिसिव एटीट्यूड रखता है, कोई बात नहीं, यू कैन डू दिस, गालियां दे दो मुझे कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हारे मन से बातें निकल रही है, दिस इज अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। एक और इसका एग्जांपल हो सकता है, प्रैक्टिकल एग्जांपल अगेन, ओसीडी में मैंने तुम्हें बताया था कि बहुत से अजीबोगरीब तरीके की ऑब्सेशन आते हैं, है ना। एक तरीके की ऑब्सेशन जो उन साइकोलॉजिस्ट ने हमें एग्जांपल दिया था वो था सेक्सुअल ऑब्सेशन। सेक्सुअल ऑब्सेशन, सेक्सुअल थॉट उस बंदे को आ रहे हैं अपने फैमिली मेंबर के लिए, भगवान की इमेजेस के लिए। अब वो जो थेरेपिस्ट थी वो सच में बहुत रिलीजियस थी, कृष्ण के बारे में लेट्स से वो बहुत ज्यादा डीपली मतलब उनकी फीलिंग है, मन में पॉजिटिव फीलिंग है, वो जो पर्सन है वो कृष्ण के बारे में ही ऐसा बोल रही है, कुछ नेगेटिव उसके मन में ऐसे कुछ आ रही है, सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं, या कोई लेट्स से मेल पर्सन भी है तो किसी फीमेल गॉडेस के बारे में कुछ ऐसा सोच रहा है, या एनीथिंग, अपनी मम्मी के बारे में कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है, यहाँ तक भी जाता है, और वो चीजें उसके लिए अच्छी नहीं है, उसके लिए पॉजिटिव नहीं है, वो उसमें खुश नहीं हो रहा, वो गिल्टी है, वो उदास हो रहा है, बट एज अ थेरेपिस्ट वो आपके सामने आके वो चीजें बोलता है और आप गलती उससे बुलवाते हो, आपको वो सारे वर्ड यूज करने होते हैं, राइट। बॉडी पार्ट स्पेसिफिक नेम कभी कभार आपको यूज करना पड़ सकता है, दैट इज वेरी ट्रॉमेटिक फॉर द साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो। स्पेसिफिकली अगर अपोजिट सेक्स का पर्सन आपके सामने क्लाइंट बैठा है, कैसे यूज करोगे, और एक कैसे वो डिवाइड बना के रखना है कि क्या सही है क्या नहीं सही है ना, ये सब बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बहुत ज्यादा मतलब ट्रॉमेटिक हो जाता है, बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग उस टाइम पर हो जाता है। स्टिल यू नीड टू हैव दैट अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, कि अगर तुम्हें लग रहा है वो बंदा सच में ओसीडी से परेशान है, वो अपनी मदर के बारे में ऐसा थॉट रख रहा है, और तब अगर उसने एज ए थेरेपिस्ट आपके बारे में ऐसी कोई बात बोल भी दी, तो आपको तब भी शांत रहना पड़ेगा, उसकी बात सुननी पड़ेगी, राइट, बिकॉज यू आर एट दैट प्लेस, यू आर दैट अथॉरिटी, आप ही उसकी एक होप हो, है ना। बट देन अगर वो एक लाइन पार होती है तो आपको लगता है कि नहीं जी, दिस इज नाउ अनकंफर्टेबल फॉर यू, यू कैन ऑलवेज एंड सेशन एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम।
तो दिस इज दैट अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड कि किसी भी सिचुएशन में आपने उसको जज नहीं करना है, आपने एम्पैथी बनाए रखनी है, उसके प्रति आपने एम्पैथेटिक रहना है, मतलब कि उसकी बातों को समझने की कोशिश करनी है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और देन लास्ट, पैराफ्रेजिंग की स्किल एक साइकोलॉजिस्ट में होनी जरूरी है। व्हाट इज दिस पैराफ्रेजिंग की स्किल? इसका मतलब होता है कि जब आप दूसरे की बातों को अपने शब्दों में रीफ्रेज करके उसके सामने पुट करते हो, इस स्किल को हम पैराफ्रेजिंग की स्किल बोलते हैं, राइट? क्या मतलब हुआ? जो भी क्लाइंट ने बोला, आप उसकी बातों को सुनते हो, उसको दोबारा से अपने शब्दों में पैराफ्रेज करके उसके सामने रखते हो ताकि उसको भी पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो सके। ठीक है, पैराफ्रेज की स्किल। तो ये सारी बेसिकली स्किल्स हैं, ये सारी क्वालिटीज हैं जो एक इफेक्टिव हेल्पर, इफेक्टिव साइकोलॉजिस्ट में होनी चाहिए। विद दिस नोट, हमारा जस्ट एक लास्ट टॉपिक यहाँ पर बचता है, एथिक्स क्या है काउंसलिंग के। ये आपने लगभग पहले भी पढ़ रखे हैं, वही कुछ यहाँ पर बेसिकली रिलेट करें। इस पे अभी जाते हैं। फिलहाल ये बताओ, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को? तुम्हारी अभी सर वाली क्लास है? अच्छा, हो गई थी। सर की तो दूसरी क्लास थी ना अभी। चलो कोई नहीं। खैर, अब खत्म कर ही लेते हैं जब इतना टाइम लगा दिया तो एथिक्स ऑफ काउंसलिंग। एथिक्स ऑफ काउंसलिंग अब क्या होते हैं? नॉलेज ऑफ एथिकल प्रोफेशनल कोड, स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस। मतलब कि ये सब बहुत एक्चुअली बेसिक से पॉइंट है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए आपके खुद के एथिकल प्रोसीजर्स की। आपकी जो फील्ड है उसके जो भी कुछ एथिकल प्रोसीजर्स हैं कि वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी शुड बी मेंटेन वगैरह, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। आपको अपने रूल्स एंड रेगुलेशन पता होने चाहिए। जो भी कुछ लॉज हैं जो आपको किस तरीके के अलाउ करते हैं, जैसे कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही डिप्रेशन के साथ डील कर सकता है, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट को नहीं करना चाहिए। ये सब चीजें बेसिकली आपको ध्यान में रखनी होती है। आपको रिकॉग्नाइज करना होता है, एनालाइज करना होता है एथिकल और लीगल इश्यूज को, राइट? कि किस तरीके की चीजें आपके डोमेन में है, कौन सी चीजें आपके डोमेन में नहीं है। आप एज ए साइकोलॉजिस्ट किसी को मेडिसिन के लिए सजेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, बोल भी नहीं सकते आप ये वाली मेडिसिन ले लो, क्योंकि आपके पास उसकी डिग्री वगैरह नहीं है ना? ये सारी चीजें आपको बेसिकली समझनी होती है कि एथिकल कंसर्न वगैरह आपके क्या है। Then you also need to recognize and understand the ethical dimensions or features of your own attitudes in the practice in the practice of that clinical setting। कि आपके खुद के एटीट्यूड दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करने चाहिए। हो सकता है कि आप किसी चीज के बारे में गलत समझते हैं, पर आपके क्लाइंट के मन में, उसकी कल्चर में वो चीज सही है, तो आप अपनी चीजें उस पर थोप नहीं सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एथिस्ट हैं, मतलब आप मानते हैं कि नहीं, भगवान में आप नहीं मानते हो, पर आपका क्लाइंट बहुत हद तक रिलीजियस पर्सन है, तो आप उसको ये नहीं बोलोगे कि भाई ये सब ढोंग है ना? अपने एटीट्यूड से उसको इन्फ्लुएंस नहीं करोगे। यू नीड टू सीक एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन एंड कंसल्टेशन whenever you are faced with any kind of ethical issue। इसमें तो बहुत बढ़िया वहां पर हुआ था। इतना सब मैंने देख लिया इतने से टाइम में। एक बंदी थी, उसको कुछ इशू था, ओसीडी विद साइकोसिस टाइप था, है ना? और उसका जो हस्बैंड था वो अटेम्प्ट टू मर्डर में अंदर था, जेल में, दिल्ली में, जीरकपुर की बात है। वो लेडी जीरकपुर में रहती थी और उसका जो हस्बैंड था वो जेल में था, दिल्ली में। ठीक है, ऐसा कोई केस था। इससे ज्यादा तो मैं खैर रिवील नहीं कर सकता हूँ, है ना? दिक्कत हो जाएगी। बट उन साइकोलॉजिस्ट के पास दिल्ली से एक पुलिस ऑफिसर आया था, उनका परमिशन लेने, मतलब उनसे कंसेंट लेने कि क्या सच में ऐसा है कि इनकी वाइफ इनके पर डिपेंडेंट है। उस पर्सन ने कोर्ट में अपील डाली कि मेरी वाइफ मुझ पर डिपेंडेंट है, इस बेस पे मुझे बेल चाहिए। यहाँ पर कौन फंस गया? वो साइकोलॉजिस्ट और वो साइकेट्रिस्ट। अब वो क्या बोले? सच में तो था, वो बंदी को इशू था, बट अब वो क्या वो बोल सकता है? लीगल पर्सन पर्सनल में फंस जाएगा। तो ऐसे ही चीज के लिए यहाँ पर लिखा है, यू नीड टू सीक एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन एंड कंसल्टेशन व्हेनेवर यू आर फेस्ड विद एनी काइंड्स ऑफ एथिकल इश्यूज। ये एक एथिकल इशू है, क्या करें? उधर से गवर्नमेंट का ऑर्डर है, भाई बहुत जवाब देना है, यहाँ से उसका अपना एथिक्स है फील्ड के कि सच में भी उस पेशेंट को नीड है, तो क्या करें? देन आई डोंट नो उन्होंने क्या किया, है ना? वो चीजें उन्होंने हमसे डिस्कस नहीं करी इससे ज्यादा, बट मतलब हाँ, ऐसे में आपको डिस्कशन रखनी चाहिए। देन प्रैक्टिस एप्रोप्रिएट प्रोफेशनल असर्टिवनेस रिलेटेड टू दी एथिकल इश्यूज, यानी कि आपको प्रोफेशनल स्किल्स अपने अंदर मेंटेन करके रखनी चाहिए। प्रोफेशनल स्किल में सिर्फ वो सब नहीं आता कि इमोशनली करेक्ट नहीं होना, वो भी आता है कि अगर आप एक फील्ड में हैं, दूसरे साइकोलॉजिस्ट को जानते हैं, आप एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है, आपके रोल में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, आपको पता है ये केस सीरियस स्किज़ोफ्रेनिया या एंजाइटी का है, आपके वाला केस नहीं है, तो आप उसको रेफर कर दो। ये भी एक मार्केट में रहने वाला एक प्रोफेशनल एथिक होता है कि टू बी अ प्रोफेशनल आप अपने केसेस दूसरों को रेफर भी कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ एथिक्स को बेसिकली आपने ध्यान रखना होता है। बाकी वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, वो बेसिक तो आपको पता ही है। तो दिस इज ऑल फॉर दिस चैप्टर। ये सब चीजों को अगर आप ध्यान रखोगे तो आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट बनोगे।
बस इतनी चीज ये चैप्टर आपको बताना चाहता हूँ। क्लियर है? विद दिस नोट वी आर डन विद दिस चैप्टर। अब कोई भी किसी को कोई डाउट बचता है इसमें, एक बार एनसीईआरटी से रीड करना और देन मुझे पूछ लेना, आई विल श्योरली आंसर दैट। ठीक है, अब कोई डाउट है तो अभी फिलहाल पूछो, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में अब रिवीजन और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस वगैरह से स्टार्ट करें।